एक अजीब सी चीज़ है पाकिस्तान के इलेक्शंस में, कुछ लोग बहुत सारी सीट्स पे इलेक्शन लड़ते हैं मेनली अपने चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट है। 2013 में जो इलेक्शन हुए वो उसकी कॉस्ट हमें 13 बिलियन आई। 2018 में हमें 31 बिलियन आई और इस दफ़ा ये कॉस्ट 2024 के इलेक्शंस में 47 बिलियन क्रॉस कर गई। पहली चीज इसमें ये है कि पार्लियामेंट में एंट्री सिक्योर की जाए, कि ये ना हो कि जो हमारे मेन लीडर्स हैं पार्टी के वो बाहर रह जाए। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है, इन एनी केस एक रुपया ज़ाया करना भी वेस्टेज है। क्या पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए स्टेट का पैसा इस्तेमाल होना चाहिए? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि अवाम की बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि अवाम की फलाह बहबूद पे कोई काम हो सकेगा? मुझे वो नजर नहीं आता इसमें। ये क्लासिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहें आप इसको, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल। बाइट पॉडकास्ट में कॉस्टोनॉमिक्स सीरीज की आज हम सेकंड एपिसोड के साथ हैं। पिछली एपिसोड में हमने बात की फेडरल लॉ मेकर्स की कॉस्ट की। फेडरल लॉ मेकर्स कहाँ से आते हैं? आइडियली इलेक्शन से आने चाहिए, एंड थैंकफुली कुछ सालों से पाकिस्तान में इलेक्शन से ही आ रहे हैं। आज वाली जो कॉस्टोनॉमिक हमारी एपिसोड है वो इलेक्शंस की कॉस्ट पे भी बात करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा बाय इलेक्शंस की कॉस्ट पे बात करेगी। ये एक अजीब सी चीज़ है पाकिस्तान के इलेक्शंस में कि कुछ लोग बहुत सारी सीट्स पे इलेक्शन लड़ते हैं मेनली अपने चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट है। शाफ ने इस पे जो है एस्टिमेशन की है। शाफ, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन जो से अभी हुआ इसकी टोटल कॉस्ट क्या थी? अच्छा, एक चीज़ जो हम इस सारे आर्ग्यूमेंट के स्टार्ट में हम एक्नॉलेज करते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो एक ज़रूरी अमल है, और जाहिर बात है कि उसके साथ फाइनेंसेस हमेशा अटैच्ड होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन पिछले 3 अगर हम इलेक्शंस में देखें तो वो फाइनेंसेस या एक्सपेंडिचर्स उनमें बतदरीज इजाफा आता जा रहा है। 2013 में जो इलेक्शन हुए वो उसकी कॉस्ट हमें 13 बिलियन आई। 2018 में हमें 31 बिलियन आई और इस दफ़ा ये कॉस्ट 2024 के इलेक्शंस में 47 बिलियन क्रॉस कर गई। और जबकि 2013-2018 के इलेक्शन में जो टोटल सीट्स हमारे पास नेशनल असेंबली प्लस प्रोविंशियल असेंबलीज की थी वो 849 थी, जो कि इस दफ़ा 859 पे चली गई थी। कुछ डीलिमिटेशंस की वजह से फाटा का जो रीजन जो KPK में शामिल हुआ उसकी प्रोविंशियल सीट्स ऐड हुई। तो ये अब सीट्स में भी इजाफा हुआ, ओवरऑल सीट्स, और हमारा एक्सपेंडिचर भी जो है वो तकरीबन 47 बिलियन को रिपोर्टेडली क्रॉस कर गया इस दफ़ा के इलेक्शंस में। और ये आपने जो सारे नंबर्स हैं इनका सोर्स क्या है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब हम ये एस्टिमेशंस कर रहे थे कि कोई भी इस तरह का डेटा इलेक्शन कमीशन से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शंस के एक्सपेंडिचर्स पे पब्लिक नहीं किया गया था। जब हमने कैलकुलेशंस की तो मीडिया में जो डिफरेंट नंबर्स रिपोर्ट हुए और उनको किसी भी ऑफिशियल सोर्स ने एटलीस्ट हमारी रिसर्च के मुताबिक कहीं भी कंटेस्ट नहीं किया, यानी कि कहीं ये नहीं स्टेटमेंट आई कि ये रिपोर्ट जो किए जा रहे हैं नंबर्स उनमें ये गलतियां हैं या ऐसा नहीं है, कोई ये असल फिगर्स है। तो जो भी मीडिया में रिपोर्ट हुए और वो कंसिस्टेंट नंबर्स थे जो कि मीडिया में आए, तो ये उन्हीं से लिए गए ओवर द ईयर्स, जो कि हमारी रिपोर्ट जब पब्लिश होगी उनमें वो तमाम न्यूज़पेपर जो है उनको साइट किया गया है। अच्छा, अगर ये तो आपने टोटल कॉस्ट बताई, इसकी अगर हम डिसएग्रीगेटेड कॉस्ट देखें कि जी ये क्या क्या मेन हेड्स हैं जिसमें ये एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो क्या है? अच्छा देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा जैसे हम कहते हैं डेटा का फुकदान है कि टोटल एक्सपेंडिचर्स नहीं बताए जाते, तो उसी तरह डिफरेंट हेड्स पे भी एक्सपेंडिचर्स नहीं किए जाते। एक प्रिंटिंग का नंबर है जो कि इनके साथ रिपोर्ट किया गया इस दफ़ा, यानी कि 47 बिलियन में से जो बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग है उसमें हमारी कॉस्ट है 243.4 मिलियन रुपीज़। यानी कि हमारे बाकी तमाम जितने भी हेड्स हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स हो गए, बाकी अरेंजमेंट्स हैं, स्टाफ की मूवमेंट है, सिक्योरिटी पर्पसेस, उसमें हमारे तकरीबन 46-46.5 अरब रुपए से जायद जो है वो उसमें खर्च हुआ और बाकी हमारा प्रिंटिंग भी आया। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब हम जनरल इलेक्शंस कराते हैं उसमें नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो अब आपने एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन में अगर इलेक्शंस कराने हैं, उसमें मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि प्रिंटिंग समेत 10 डिफरेंट हेड्स हैं जिन पे खर्चे होंगे, तो 9 जो खर्चे हैं रिगार्डलेस कि आप कितनी असेंबलीज के इलेक्शंस करवा रहे हैं वो सिमिलर रहेगा। यानी कि आपने सिर्फ नेशनल असेंबली का कराना है
नेशनल और प्रोविंशियल इकट्ठा करवाना है या उसमें लोकल गवर्नमेंट भी कराना है। आपने जो स्टाफ हायर करना है उनको अकोमोडेट करना है, लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट, सिक्योरिटी, इन सब पे खर्चा सेम रहेगा। बट डिपेंडिंग ऑन के कितनी पार्लियामेंट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है उससे आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट में फर्क आता है। तो नेशनल असेंबली की जो प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो अराउंड 120.24 मिलियन रुपीस थी उसमें से, जबकि प्रोविंशियल असेंबली की जो बैलेट पेपर्स थे वो 121.2 बिलियन का उस पर खर्चा आया। वही अगेन हमारी सोर्स में जो थी वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ही थी। तो इसको हम जब फर्दर आगे देखें, अगर हम अच्छा इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करें कि इस वक्त जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ये वो कॉस्ट है जो सरकार को आई। बिल्कुल, इसमें वो कॉस्ट नहीं है जो कैंडिडेट्स को कैंपेन के लिए आई या जो इलेक्शन डे पे उन्होंने चीज़ें की। इसमें प्रिंटिंग बैलेट पेपर्स की या कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल जो गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट की कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। बिल्कुल ये वो है। जहां तक कंटेस्टेंट्स की कॉस्ट है उस पे इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिटेशन लगाई हुई है जिसको कोई फॉलो तो नहीं करता, कुछ फॉलो नहीं करते, लेकिन उसकी रसीदें बराबर करके जमा करा मे बी वो एक अनरियलिस्टिक हो, वो चले उसकी हम अलग बात करेंगे। आज हम सिर्फ उस कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आती है। बिल्कुल, तो इसी को अगर हम एक्सटेंड करें कि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये फिर कॉस्ट कितनी आती है, तो हमने जब एस्टिमेट किया तो एक नेशनल असेंबली का जो हल्का है उसमें इलेक्शन कराने की जो कॉस्ट आई वो आई 176.242 मिलियन रुपीस। और अगर हम देखें जो नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स का जो रेशो है वो तकरीबन 1:2.2 है, यानी कि फॉर एवरी 1 नेशनल असेंबली सीट हमारे पास 2.2 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। ये कुछ अक्सर हल्कों में 2 होती हैं, कुछ नेशनल असेंबली के हल्कों के अंदर जो है वो 3 सीट भी होती हैं, तो वो एवरेज आउट होके आता है। तो प्रोविंशियल असेंबली के एक हल्के में इलेक्शन कराने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 80.1 मिलियन रुपीस। ये एवरेज में हमने निकाली है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो। ठीक हो क्या? अच्छा, अब आपने बताया कि जितनी सीट्स हैं उनकी हर सीट की ये कॉस्ट है। अब हम आ जाएं बाय इलेक्शंस पे। अब बहुत सारी सीट्स पे क्योंकि लोग मल्टीपल सीट्स पे कंटेस्ट कर रहे होते हैं, बाय इलेक्शंस होते हैं। ये बाय इलेक्शंस का क्या सीन है? देखिए, बाय इलेक्शंस जो है ये एक री इलेक्शन मोस्टली होता है जिसको कहा जाता है। कभी कभार किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन डिले भी हो जाता है तो उसको भी फिर बाय इलेक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे इस दफ़ा भी हुआ, बुनेर के एक प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के में कैंडिडेट थे जिनकी इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद उनकी डेथ, मर्डर हुआ उनका, उस वजह से एज पर लॉ उसको पोस्टपोन किया गया, जो कि फिर बाद में बाय इलेक्शंस के साथ ही हुआ। लेकिन बाय इलेक्शंस प्राइमरीली होते क्यों है, वो इसीलिए कि कानूनन किसी पे ये कदगन नहीं है कि उसने कितनी सीट्स पे, या जब जनरल इलेक्शंस हो तो मल्टीपल पार्लियामेंट्स की क्यों इकट्ठे होते हैं तो कितनी पार्लियामेंट से इलेक्शन लड़ सकता है। तो अक्सर होता है कि या तो एक ही पार्लियामेंट की मल्टीपल सीट से भी लोग कंटेस्ट करते हैं और मल्टीपल पार्लियामेंट्स की मल्टीपल सीट से भी कंटेस्ट करते हैं, और अगर वो एक से ज्यादा सीट जीत जाएं तो उन्होंने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बाकी सीट्स उन्होंने जो है वो उन्होंने विकेट करनी होती है। जब उसको विकेट करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे दोबारा होता है। और इस दफा जो बाय इलेक्शंस हुए 22 बाय इलेक्शंस थे, जिनमें 2 का जैसे मैंने जिक्र किया वो तो डिलेड इलेक्शंस थे कैंडिडेट की डेथ की वजह से, लेकिन 20 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 4 नेशनल असेंबली की और 16 प्रोविंशियल असेंबलीज की, जहां पे बाय इलेक्शन हुआ सिर्फ इस वजह से कि मल्टीपल सीट्स पे कैंडिडेट्स लड़े, वहां से जीते और उन्होंने फिर वो एडिशनल सीट्स विकेट की। और ये ट्रेंड ओवर द इयर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे है? ये ट्रेंड इसमें जहां तक देखा जाए तो जो लोग हैं कंटेस्ट करने वाले इन मल्टीपल सीट्स पे, उनमें शायद इजाफा ही हो रहा है। लेकिन ये है कि जाहिर बात है इसमें बहुत सारा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि लोग उनको मल्टीपल जगहों पे वोट दें या ना दें। तो क्योंकि हमने देखा पिछले इलेक्शंस में ऐसे हुआ कि पार्टी लीडर्स एक से ज्यादा सीट पे खड़े हुए, कहीं उनमें से कुछ सीट्स वो हारे भी सही, लेकिन ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो मल्टीपल सीट्स अक्सर जीत भी जाते हैं। अच्छा, इसी वाले इलेक्शन पे अगर हम फोकस करें तो इस दफ़ा बाय इलेक्शंस की क्या कॉस्ट आई? इस दफ़ा जो बाय इलेक्शंस की टोटल कॉस्ट आई हमें वो तकरीबन आई 4 नेशनल असेंबली की, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, और 16 प्रोविंशियल असेंबली की थी, तो इनकी कॉस्ट हमें तकरीबन 1.99 बिलियन यानी कि 2 अरब रुपए आई, सिर्फ इसलिए कि वो 20 लोग जो हैं जिन्होंने मल्टीपल सीट्स जीती
और उसके बाद वो वेकेट की गई सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की एंट्री जो है वो पार्लियामेंट में सिक्योर की जा सके। ये हमें 2 अरब रुपए जो है वो दोबारा इलेक्शन कराने में लगाने पड़े। मतलब पार्लियामेंट में सिक्योर की जा सके, और उसमें एक हल्की सी एड ऑन ये भी कि किस पार्लियामेंट में सिक्योर की जा सके। मतलब वो उनके स्टेक्स नेशनल में भी कुछ के हैं, प्रोविंशियल में भी हैं, और वो एंड में मेरे ख्याल में डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन बन रही है और उनको किस तरफ जाना है। बिल्कुल, सबसे एक पहली चीज इसमें ये है कि पार्लियामेंट में एंट्री सिक्योर की जाए, कि ये ना हो कि जो हमारे मेन लीडर्स हैं पार्टी के वो बाहर रह जाए। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन क्या बन रही है, कौन सी पार्लियामेंट चूज की जाए। सो फॉर इंस्टेंस जो इस वक्त केपीके के सीएम है वो नेशनल, पिछली दफा भी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली दोनों जीते। उस वक्त क्योंकि उनकी पार्टी फेडरल में भी गवर्नमेंट में थी तो वो फेडरल मिनिस्टर के तौर पे नेशनल असेंबली की सीट रखी। इस दफा वहां पे उनकी पार्टी ऑपोजिशन में है तो उन्होंने प्रोविंशियल सीट रखी और वो उनको पार्टी ने सीएम के तौर पे नॉमिनेट किया। सीएम के पंजाब और सीएम सिंध भी देखें, वो भी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पे आए। उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली की सीट रखी, सीएम बने, नेशनल की छोड़ दी। जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी नेशनल और प्रोविंशियल की सीट लड़ी। वो पहले एक से ज्यादा मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। इस दफा वो बतौर प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली में आए। हमारे जो इवन मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जनरल इलेक्शंस में एज एमएनए लड़े, एमएनए जीत के आए। जब प्रेसिडेंट की टेन्योर खत्म हुई, दोबारा इलेक्शंस हुए तो वो फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़के आए। इसमें इनफैक्ट एक और मजे का केस है जो कि करंट चेयरमैन सेनेट का है कि वो सेनेट के मेंबर थे। उन्होंने बतौर सेनेट मेंबर नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने नेशनल असेंबली की वो सीट रखी। उसके बाद उन्होंने सेनेट की सीट से इस्तीफा दिया। सेनेट में जब दोबारा इलेक्शन हुए उनकी वैकेटेड सीट पे, वो उसी सीट पे लड़े। उन्होंने फिर अपनी नेशनल असेंबली की सीट छोड़ी जिस पर बाय इलेक्शन हुआ और वहां से अब सेनेटर बन के वो फिर चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए। तो ये हमारी जो असेंबलीज में हम जिसे कहते हैं ना मूव अराउंड करते रहते, छलांगे लगाते रहते। शाफ देखें, अगर कॉस्ट देखी जाए, खैर इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है, इन एनी केस 1 रुपया ज़ाया करना भी वेस्टेज है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है जिस पे हम इतना फस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए स्टेट का पैसा इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, बात ये भी है कि वो पैसे खर्च क्यों हो रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि अवाम की बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि अवाम की फलाह बहबूद पे कोई काम हो सकेगा? मुझे वो नजर नहीं आता इसमें। मुझे क्या नजर आता है? मुझे ये नजर आता है कि जैसे हमने पहले बात की कि चंद लोगों को इंश्योर करना कि वो पार्लियामेंट में पहुंचे या वो कौन सी एग्जीक्यूटिव पोजीशन लेना चाहेंगे उस हिसाब से वो ऑल्टर कर सके। एक दूसरा, ये क्लासिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहें आप इसको, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल, क्योंकि ये कवानीन बनाने वाले वो हैं जिनको ये कवानीन फायदा देंगे और उन्होंने एक ऐसा लूप होल छोड़ा है इसमें कि जिसको वो एक्सप्लॉइट करके ये खर्च कर सके। और ऐसी चीज के लिए मैं कहूंगा कि 2 अरब रुपए खर्च हुए हैं तो जितने खर्च होने चाहिए थे उससे 2 अरब ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ये तो हमने ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश कर लिया कि ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। पाइट की इस पे क्या सजेशन है? पाइट की इस पे सजेशन बहुत सिंपल है। हम वैसे तो ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन ये एक मखसूस जो चीज़ है इस पे हम बड़ी सिंपल सी बात करते हैं कि इलेक्शंस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपने अगर जनरल इलेक्शन में पार्ट लेना है तो आप सिर्फ एक पार्लियामेंट में कंटेस्ट कर सकेंगे एट अ सिंगल टाइम, और उस पार्लियामेंट में भी आप सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो आपकी जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको रिप्रेजेंट नहीं करते तो कहीं और जाके आप जहां से बिलोंग भी शायद नहीं करते इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से आप अपनी एंट्री सिक्योर करने की जैसे कह सकते हैं कि कोशिश आप कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उसमें अवाम का फायदा नजर नहीं आता और उसमें फिर फाइनेंशियल कॉस्ट ओवरऑल हम ये देखते हैं कि किस तरह से फिर इसकी एक पूरी एक्सरसाइज जब रिपीट होती है। बाय इलेक्शंस का जो टर्न आउट है वो भी हमारे जनरल इलेक्शन से खातिर खा कम होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है कि अवाम भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। अवाम भी कहती है कि ये का इंटरेस्ट में इस तरह शो करता है कि देखिए, क्योंकि एक कॉमन बिलीफ भी है कि एक दफ़ा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसके बाद बाय इलेक्शंस यूजुअली नॉट ऑलवेज वो पार्टी ही जीत रही होती है जिसने मेजॉरिटी ली हुई होती है। एंड इन मैनी केसेस बाय इलेक्शंस तब भी हो रहे होते हैं जब
गवर्नमेंट बन भी चुकी होती है, तो उसमें तो वो एक मज़ीद वो बात होती है कि वो इलेक्शंस ही वो करवा रहे हैं जो कि ऑलरेडी सरकार बना चुके हुए हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है कि हमारी जैसे रिजर्व सीट्स की कॉम्पोजिशंस हैं, वो मेंबर ऑफ जो पार्टीज की जितनी मेंबर्स होते हैं उसके हिसाब से अलॉट की जाती है। तो अगर इतने लार्ज एक्सटेंट पे हम बाई इलेक्शंस कराते रहें तो वो कॉम्पोजिशन भी या तो ऑल्टर होती रहेगी, या फिर आप अगर इनिशियल रिजल्ट्स की बेसिस पे उसको स्टिक रखेंगे तो वो फिर एक अनफेयर रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तो ये तमाम मसाइल भी उसके साथ जुड़े हैं जो कि आपके हाउस को जिससे हम कह सकते हैं कि बार बार हैम्पर भी करते हैं, उसकी प्रोग्रेस भी सही तरह से नहीं होती। इस वक्त मसला सिर्फ 2 बिलियन खर्च करने का नहीं है, जो कि इन इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इसमें रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज़ हैं, इसमें इन्फ्लुएंस के इश्यूज़ हैं। तो आइडियली आई थिंक हर वो शख्स जो इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो बड़ा लीडर है या छोटा है या न्यू एंट्रेंट है, उसको पिक करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ देखता है कि वो जीतेगा, वो अपने आप को किस पार्लियामेंट का हिस्सा बेहतर समझता है, वो क्या प्रोविंशियल असेंबली है, क्या वो नेशनल असेंबली है, और सिर्फ अपने चांसेस मैक्सिमाइज़ करने के लिए कि अच्छा मैं देखूँगा क्या रिजल्ट्स आते हैं, मुझे सेंटर में जाना है या प्रोविंस में जाना है, या ये कि जी हो सकता है मैं अपनी होम सीट हार जाऊँ तो किसी गॉड फॉरसेकन जगह से वहाँ एक वोट बैंक बना हुआ है उसका फ़ायदा ले लूँ। इससे हमें निकलना है ताकि हमारी कॉस्ट भी कट हो, और जैसा शाफ ने भी कहा कि एक दफ़ा जब हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, देखिए वो इलेक्शंस जो किसी कैंडिडेट की डेथ की वजह से डिले हो जाते हैं उसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन कहाँ जा रहा है और आपकी जो है कॉम्पोजिशन वो पार्लियामेंट की क्या बन रही है। इस एपिसोड से अब हम खुदाफिज कहेंगे। कॉस्टोनॉमिक्स सीरीज़ की एक और कॉस्ट के साथ हम कुछ दिनों बाद फिर आएंगे। खुदाफिज।